हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसका लेक्चर नंबर 2। आपको इन वीडियो के ऊपर 100% ट्रस्ट करना है क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। और ऑथर स्टेट एग्ज़ाम जैसे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इसके साथ ही मतलब जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम हुए हैं वो मैंने सारे दिए हैं। तो उस बिहाफ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको समझना है कि जो बोर्ड है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिए होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। 101 क्वेश्चन जो पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने थोड़े से क्वेश्चन डाले, उसके बाद ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं इसे पूरा करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 400 साल पहले लद्दाख में कौन सा धर्म पहुंचा? तो वो पहुंचा था इस्लाम धर्म। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा कहाँ फेमस है? ये है लद्दाख में। केरल भारत में कहाँ स्थित है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केरल में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए और क्या क्या साथ लेके लौटे थे? तो वे लौटे थे अरबी और यहूदी सबसे पहले केरल में आए थे और वो साथ काली मिर्च ले गए थे इंडिया से, लौंग इलायची लेकर इंडिया से वापस लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ईसा मसीह के धर्मदूत के बारे में बताओ। ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे वो कौन थे? उनका नाम था संत थॉमस। वे जो है 2000 साल पहले केरल में आए थे और उन्होंने वहाँ पे ईसाई धर्म फैलाया था। किस अफ्रीकी अरबी मोरक्को यात्री ने कहा था मुसलमानों की केरल में बड़ी इज्जत थी? तो ये कहा था इब्न बतूता ने। यूरोपियनों ने भारत का रास्ता कब जाना? जब वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आया भारत की खोज में। क्वेश्चन नंबर 8 केरल में मछली पकड़ने के जाल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिन्नी वल्ला। केरल में तलने के लिए यूज़ किए जाने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चीना चट्टी। केरल में होने वाले किस त्यौहार में नाव प्रतियोगिता होती है? वो होती है ओणम त्यौहार में। मणिपुर में फनेक क्या है? औरतों का एक प्रकार का ये पहनावा है। झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को जोहार कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभिवादन करना। भारतीय झंडे की परिकल्पना कब की गई थी? ये की गई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब कौन कौन सी थी? अनेकता में एकता और भारत की खोज। कई बार क्वेश्चन में सीधा यही क्वेश्चन आता है कि ये किताब किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है संसार में धर्म के बारे में बताइए। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और पूरे संसार में 8 धर्म हैं और भारत में 100 से ज़्यादा नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बी आर अम्बेडकर 1891 से 1956 को कौन कौन से नेता के रूप में जाना जाता है? उन्हें भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। वे यूके गए थे लॉ करने के लिए। उन्होंने दलितों को कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजें और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई कार्य आगे चलकर उन्होंने किए। और फिर बाद में उन्होंने महार जाति से बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब महार जाति को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान ने सरकार को कौन कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी है? सरकार को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी संविधान ने? ये क्वेश्चन एक बार आया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि सरकार को क्या क्या जिम्मेदारियां, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या क्या सरकार की जिम्मेदारी है। सो ये है गरीबों मुख्य धारा से अलग लोगों को समानता के अधिकार के फायदे दिलाना। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सरकार का ही अंग है? हाँ, इसके साथ ही भारतीय पेट्रोलियम और रेल भी सरकार का अंग है। क्वेश्चन नंबर 20 सरकार के पास जिस तरीके से कानून बनाने की ताकत है उसी प्रकार सरकार के पास यह ताकत है कि वह लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे।
क्या यह कथन सही है? हाँ, क्योंकि उदाहरण के लिए गाड़ी का लाइसेंस अनिवार्य है, अगर ना हो तो जेल या जुर्माना भरना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसीलिए सरकार के पास ताकत है कि वह लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने की शक्ति सरकार को कौन देता है? लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सी दो प्रकार की सरकार होती है? लोकतंत्र में दो प्रकार की सरकार होती है, एक राजतंत्र जैसे अमेरिका में, और लोकतंत्र जैसे भारत इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी? ये 1931 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिसके पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, बाकी नहीं। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था यंग इंडिया में 1931 में। डेट याद रखनी है कि कब कहा था, क्योंकि ये कई बार डेट ही पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, महिला मताधिकार आंदोलन ने किस विश्व युद्ध के दौरान गति पकड़ी थी? इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गति पकड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सफरेज आंदोलन कहते हैं। यूएसए में महिलाओं को मताधिकार 1920 में मिला, जबकि ब्रिटेन में 1928 में मताधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया? तो सबको पता है, नेल्सन मंडेला जी ने 1994 में उनको सफलता मिली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक देश बनाने में अपना हाथ बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में है? भारत के। तो कृष्णा राजा सागर बांध है भारत के कर्नाटक में। कैसे कर्नाटक, कैसे कृष्णा, ऐसा समझ लेना कि कृष्ण भगवान कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध के ऊपर बैठे थे, तो आपको क्वेश्चन बड़े जल्दी याद हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि तमिलनाडु में जो बांध है, मेट्टूर मतलब मोटा, मोटा बांध का है तमिलनाडु में, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। पंचायत को उल्लेखनीय काम के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? ये मिलता है निर्मल ग्राम पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं? उनके कार्य हैं जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, पटवारी जिसे लेखपाल या कानूनगो कहा जाता है, पटवारी जरीब जैसे जंजीर से खेत नापता है, किसानों से भूमि कर भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिले के उपखंडों को क्या कहा जाता है? तहसील। जिले के उपखंडों को तहसील कहा जाता है। नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है? नगर निगम जो होते हैं वह बड़े एरिया के लिए, और नगर पालिका होती है कस्बों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूरत गुजरात में 1994 में कौन सी भयंकर बीमारी फैली थी? तो सूरत में गुजरात में 1994 में प्लेग बीमारी फैली थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सरकार लोगों के कर से क्या क्या काम करती है? सरकार सड़क बनाती है, पुल, पार्क, गली में स्ट्रीट लाइट लगाती है, लोगों के पैसों से, लोगों ने जो कर दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के ग्रामीण परिवारों के बारे में बताएं। भारत में जो देश के ग्रामीण परिवारों में 40% खेतिहर मजदूर हैं, 80% छोटे किसान हैं और 20% बड़े किसान हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु के कलपट्टू एरिया में केटरमैन क्या है? तो केटरमैन जो है मछुआरों की खास तरह की नाव है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जो है 4 लाख से अधिक गांव हैं और 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुलेमान और किरथर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्या भारत में पाए जाते हैं? सुलेमान और किरथर अब पाकिस्तान में है। 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू की थी। यह लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते हैं। तो कई बार मैंने भी एक क्वेश्चन फेस किया था कि वो पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या क्या पालते थे, तो वो यहाँ पे आंसर
में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, गाय बैल की जगह कुछ और ही डाल देते हैं, ऊँट डाल देना उन्होंने, और क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देना कि गाय बैल भेड़ बकरी पालते थे। तो छोटे से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों के ऊपर अगर आप नज़र रखोगे तो आप हर एग्ज़ाम क्रैक करोगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे पहले चावल कहाँ पे उगाए गए थे? ये उगाए गए थे विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व में जो है, मध्य प्रदेश के पूर्व में ये स्थित है। सबसे पहले यहाँ पे भारत में चावल उगाए गए थे विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास आरंभिक नगर कब बने? वे बनी तो 4700 वर्ष पूर्व बने थे। आरंभिक नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व बने थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों का विकास 2500 साल पूर्व में हुआ था। गंगा और सोन नदी वाले एरिया को मगध यानी कि बिहार कहते थे। गंगा और सोन वाले एरिया को क्या कहते थे? मगध और बिहार। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की जो लोकेशन है क्या है पूरे संसार में? भारत जो है वो दक्षिण एशिया में आता है, वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण भारत को जो उपमहाद्वीप कहा जाता है। साउथ एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हमें कितने साल पुरानी पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं? हमें जो है 1000 साल पुराने ताड़पत्रों पर बनी हुई लिपियाँ मिली हैं। यह भुर्ज पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। इंग्लिश में पांडुलिपियों को जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और लैटिन शब्द मिन्नु से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिलेख किसके ऊपर लिखे जाते हैं? धातुओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2250 में अशोक का कौन सा अभिलेख मिला? तो 2250 में कंधार जो अब अफ़गानिस्तान में है से प्राप्त अशोक का अभिलेख मिला। यूनानी और अरामाइक भाषा में लिखा हुआ ये लेख था। कौन सी भाषा में? यूनानी और अरामाइक भाषा में लिखा हुआ अशोक का जो शिलालेख है वो कंधार अफ़गानिस्तान से 2250 में मिला। ये क्वेश्चन भी कई पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो ये की जाती है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से। क्वेश्चन नंबर 46 है, BC यानी कि ईसा पूर्व का क्या मतलब है? हम अंग्रेजी के BC की फुल फॉर्म हुई बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी BC की जगह BCE भी यूज़ करते हैं, वो होता है बिफोर कॉमन एरा। BC यूज़ किया जाता है मेनली जो ईसा मसीह उनके जन्म से पहले के टाइम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, AD का मतलब क्या है? AD का मतलब है एनो डोमिनी, 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में तिथियों के स्वरूप का वर्णन कितने साल पहले शुरू हुआ था? ये हुआ था 200 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 49 है, अज्ञात लिपि को जानने की कहानी किस उत्तर अफ्रीकी देश से मिलती है? ये मिलती है मिस्र से लगभग 5000 साल पहले। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा कस्बा है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर जो है वो रोसेटा कस्बा है। वहाँ एक पत्थर में 3 लेख मिले भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियों की। यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अफ्रीका में राजा रानी के चित्र छोटे से फ्रेम में होते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब फ्रेम में जो पिक्चर लगे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? अफ्रीका में जो राजा रानी के चित्र होते हैं उसे कहते हैं कारतूस। क्वेश्चन नंबर 52 है, किन लेखों से विद्वानों ने यूनानी लिपि को पहचान लिया? तो यूनानी लिपि में L अक्षर शेर के लिए उपयोग होता था और A अक्षर चिड़िया के लिए इस्तेमाल होता था।
ठीक है, इसीलिए विद्वानों ने यूनानी जो लेख थे, यूनानी लिपि में जो लेख लिखे गए थे उसको पहचाना इन वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 53 है, नर्मदा नदी के किनारे 20 लाख वर्ष पूर्व कौन से लोग रहते थे? तो वहाँ पे रहते थे आखेटक संग्राहक, वहाँ पे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे पहला बड़ा राज्य कौन माना जाता था? तो वो माना जाता था मगध। क्वेश्चन नंबर 55, गंगा कितने साल पूर्व अस्तित्व में आई? गंगा जो है 2500 साल पहले अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 56 है, गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि कितने साल पहले शुरू की थी? ये 8000 साल पहले की थी। गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं ना, गारो पहाड़ियाँ, 8000 साल पहले वहाँ पे कृषि आरंभ हुई थी। मेघालय का गारो है ये, मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती है उसमें ये गारो। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रथम नगर जिसे आरंभिक नगर भी कहते थे कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 3900 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 58 है, पुरापाषाण स्थलों के नाम बताइए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आते हैं, पुरापाषाण, नवपाषाण, महापाषाण, ठीक है, ये याद रखने। तो पुरापाषाण फर्स्ट जो प्लेस था वो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, हुस्गी, और तीसरा कुरनूल, BHK, मैंने तो याद रखा था BHK, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 59 है, नवपाषाण स्थलों के नाम बताएं। तो पहला मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा चिरांद, चौथा दावजली हेडिंग, पांचवा कोल्डी हवा, और छठा महागढ़ा, और सातवां हल्लूर, आठवां पयमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 60, महापाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। नंबर 1 ब्रह्मगिरी, नंबर 2 आदिचन्नलूर, ये 2 महापाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आरंभिक गांव का नाम क्या था? आरंभिक गांव इनाम गांव। ये इस तरीके से याद रखना था कि आरंभिक गांव जो था उसका नाम क्या था? वो इनाम था, मतलब पहला जो गांव था वो इनाम के रूप में मिला था, इनाम गांव। ये इस तरीके की ट्रिक से आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक नगर का क्या नाम था? आधुनिक नगर किसे कहते थे? मतलब ये थे नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 मुंबई। आधुनिक नगर इन्हें कहा जाता है कोलकाता और मुंबई को। पर्यावरण में बदलाव हमें कब देखने को मिलते हैं? पर्यावरण में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं मेसोलिथ काल में। मेसोलिथ काल में हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मध्य पाषाण में जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थान को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार एग्जाम में फेस किया है कि मध्य पाषाण में जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थान को क्या कहते हैं? मतलब जहाँ से पत्थरों से वो औजार बनाते थे, जिस जगह पे वे रहते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे उद्योग स्थल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, कभी कभी लोग इन उद्योग स्थलों पर, यानी कि जहाँ पर लोग जो पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों पर ज़्यादा समय के लिए रहा करते थे, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता था? ऐसे स्थान को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। आवासीय और उद्योग स्थल। क्वेश्चन नंबर 66 है, आवासीय पुरा स्थल को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है गुफा और कंदराएं। इसके उदाहरण ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं विंध्य में और दक्कन पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। आवासीय पुरास्थल से संबंधित ये गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पुरास्थल किसे कहते हैं? उत्तर, जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहते हैं। मतलब पुरानी जो भी चीज़ें मिलती है उसे पुरास्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पाषाण औजार बनाने की कौन कौन सी 2 प्रकार की तकनीक थी? तो ये थी पत्थर से पत्थर टकराकर, दूसरी थी दबाव सल्क तकनीक। पत्थर से पत्थर मतलब 2 पत्थर को टकराने से, ठीक है, ये पहली तकनीक होगी। और दूसरी थी दबाव सल्क। दबाव का मतलब क्या है? एक पत्थर लिया और दूसरे पत्थर से उसके ऊपर दबाव डाला, तो ये दबाव सल्क तकनीक थी। क्वेश्चन नंबर 69, हमें आग की राख
किस स्थान से मिली है? ये कुरनूल से मिली है। कुरनूल जो नवपाषाण कालीन स्थल था, नहीं पुरापाषाण कालीन स्थल, पुरापाषाण कालीन स्थल जो कुरनूल था वहाँ से हमें आग की राख भी मिली है। क्वेश्चन नंबर 70, बदलती हुई जलवायु की क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं? 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में बदलाव हुए थे। गर्मी बढ़ी थी, घास के मैदान बढ़े थे, घास खाने वाले हिरण उसके कारण बढ़े थे, और बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय भी बढ़ी। उस समय मछली भी भोजन का स्रोत थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सेल चित्रकला कहाँ पर विकसित हुई थी? सेल चित्रकला मध्य प्रदेश में, सेल मतलब आई थिंक पत्थर है, सेल पत्थर चित्रकला मध्य प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। इनमें जंगली जानवरों का कुशलता से वर्णन है। मतलब इन सेल चित्रकलाओं के ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं इनमें जो है हमें जंगली जानवरों का कुशलता से वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, आरंभिक लोग क्या क्या कार्य करते थे? उत्तर, स्त्रियां शिकार करती थी। आरंभिक लोग में स्त्रियां शिकार करती थी, चित्रकारी भी करती थी, पुरुष औजार बनाते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे। पर इसके कोई भी साक्ष्य नहीं है, माना जाता है पर इसके कोई साक्ष्य नहीं है। कुछ काम केवल महिलाएं और कुछ केवल पुरुष करते होंगे, यह संभव है। ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाएं करती थी, कुछ पुरुष करते थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, शुतुरमुर्ग किस काल के दौरान पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग जो है पुरापाषाण के समय पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटनी स्थल से इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से शुतुरमुर्ग के जो साक्ष्य मिले, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र के पटनी स्थल से जो है साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, हुस्गी पुरापाषाण काल के बारे में बताएं। यहाँ पर कई औजार मिले, यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ पुरापाषाण स्थल झरनों के निकट मिले हैं। ज़्यादातर जो है चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, फ्रांस की गुफा कब ढूंढी गई थी? फ्रांस की गुफा जो है 4 स्कूली छात्रों ने ढूंढी थी। ये जो है 20,000 वर्ष से, आई थिंक 2000 होना, 2000 वर्ष से 1000 वर्ष पहले मिली थी। जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर के चित्र जो है इस गुफा में उकेरे गए थे। ये चित्र लौह अयस्क और चारकोल से बनाए जाते थे। लौह अयस्क और चारकोल से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे पहले लोगों ने किसे पालतू बनाया? तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसे पालतू बनाया था। सबको पता है कि कुत्ते को बनाया था। कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था उसे पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, कुत्ते के बाद कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया था? कुत्ते के बाद भेड़, भेड़ के बाद बकरी, बकरी के बाद गाय, और गाय के बाद सूअर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हम सोचते हैं कि ये बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना तो स्ट्रेस में ये क्वेश्चन भी नहीं हमसे हो पाते। इसलिए बारीक नज़र रखनी है कि कुत्ते के बाद, कि कुत्ता तो हर क्वेश्चन में पूछा था कि कुत्ता सबसे पहले आया था, सबसे पहले पालतू बनाया था, लेकिन उसके बाद का अगर पूछेंगे तो हर बंदे से ये गलत हो जाएगा कि भेड़ आई थी, बकरी आई थी, गाय आया था, सूअर आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता था? इसे बसने की प्रक्रिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 79 है, बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? यह जो है 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसके कारण ही हम आज भोजन करते हैं। आज हम भोजन किसके कारण करते हैं? बसने की प्रक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आती है गेहूं और जौ। यहाँ पे वो डाल सकता है कि गेहूं और चावल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आती है, सबसे पुरानी फसलों में आती है गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 81 है, पुरातत्व विभाग को घरों
और झोंपड़ियों के निशान मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में उन्हें कहते हैं बुर्ज होम। कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे, मतलब गर्तवास उन्हें कहते थे। घर और झोंपड़ियों के निशान मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में? गर्तवास। गर्तवास का मतलब होता है कि वो ज़मीन में गड्ढा खोदते थे और नीचे जाके वो अपने रहने के लिए स्थान बनाते थे, इसे गर्तवास कहते थे। इसके साक्ष्य से बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, नवपाषाण स्थल के बारे में आप क्या जानते हैं? उस समय मिट्टी के बर्तन, चावल, गेहूँ, दलहन आहार का हिस्सा था। लोग कपड़े भी बनाने लगे थे। इसके लिए कपास उगाना आरंभ किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार फेस किया था कि नवपाषाण कालिक स्थल के बारे में, ये आई थिंक यूपीएससी एचएस में आया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कच्ची और वहाँ पे उन्हें पक्की मिट्टी डाला था और वहाँ पे कच्ची मिट्टी उसका आंसर आना था, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी के बर्तन है यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने आई थिंक कुछ और ही लिखा था, कच्ची मिट्टी लिखा था, कच्ची मिट्टी के बदले उन्होंने पक्की मिट्टी लिखा था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83, कृषक पशुपालक समूह को क्या कहते थे? कृषक और पशुपालक समूहों को जनजाति कहा जाता था नवपाषाण के समय। क्वेश्चन नंबर 84 है, नवपाषाण में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? और नवपाषाण के समय महिलाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। वयस्क महिलाओं को, मतलब स्पेशली वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। ये वयस्क महिलाएं स्पेशली मेंशर्ड है एनसीईआरटी में भी, तो वयस्क रखना है यहाँ पे। वो वयस्क की जगह सभी महिलाओं को कर देंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वयस्क महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 85, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा क्षेत्र है मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 86, मेहरगढ़ में सबसे पहले किन किन चीज़ों की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने गेहूँ, भेड़ बकरी का कार्य शुरू किया था, मतलब गेहूँ बोने का, भेड़ बकरी का कार्य शुरू किया था। और यहाँ हिरण, सूअर, भेड़ बकरी की ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ से किसकी हड्डियाँ मिली हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की। हिरण की, सूअर की और भेड़ बकरी की ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं। इसके अलावा भी और एनिमल्स की मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी मिली थी, हिरण, सूअर और भेड़ बकरी की। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्या मेहरगढ़ में मवेशियों की हड्डियाँ मिली है या साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, मेहरगढ़ में मवेशियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों का निर्माण किया जाता था? तो मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार, आयत के जैसे घरों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और मेहरगढ़ में मृतक के साथ बकरी भी मिली है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मृतक के साथ बकरी दफनाई मिली कहाँ पे मिली है? वो मेहरगढ़ में मिली है। म से मृतक, म से मेहरगढ़, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, मेहरगढ़ के बारे में बताएं। मेहरगढ़ के लोगों ने पहले शिकार किया था, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने शिकार किया था और बाद में पशुपालक बने थे। तो स्टेटमेंट दे सकता है और वो डाल सकता है कि सबसे पहले वो पशुपालक बने थे फिर शिकार करते थे, लेकिन नहीं, सबसे पहले उन्होंने शिकार किया उसके बाद उन्होंने पशुपालक बने मेहरगढ़ के लोग। क्वेश्चन नंबर 90 है, मेहरगढ़ के लोगों ने कपास शुरू की थी। कपास की खेती कब शुरू की थी? वो की थी 7000 साल पहले। कपास शुरू की थी, कपास की खेती 7000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 91 है, दाऊजली हेडिंग भारत के किस राज्य में है? दाऊजली हेडिंग भारत के असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दाऊजली हेडिंग किस कारण से विख्यात है? क्योंकि दाऊजली हेडिंग में यहाँ पे जो है खरल मूसल, यानी कि जो मसाला पीसने में यूज़ करते हैं हम
पुराने ज़माने में करते थे, अब उसकी जगह जो मिक्सी जिसे कहते हैं वो मशीन आ गई है। लेकिन पुराने टाइम में खरल मूसल जिसे कहते हैं, मसाला पीसने में यूज़ किया जाता है। जेराइट पत्थर मिला है, जेराइट पत्थर से वो बनता था, जेराइट पत्थर। हेडिंग जो है चीन म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी है। यह जो है काष्ठाश्म मतलब लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन जाती है, यहाँ पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, तुर्की में नवपाषाण काल कौन सा स्थान मिला है? तुर्की में नवपाषाण कालीन स्थल जो मिला है उसका नाम है चतालह्यूक। चतालह्यूक तुर्की में नवपाषाण कालीन स्थल मिला है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसके अलावा सीरिया का चकमक पत्थर, चकमक पत्थर मतलब आपसे प्लेस देगा और उसकी इम्पोर्टेंस देगा पूछने के लिए, क्योंकि ये तो हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सीरिया से चकमक पत्थर मतलब सीरिया से जो भी पत्थर आता है वो बड़ा चमकता है, चकमक चमक है उसकी। ठीक है, और दूसरा है लाल सागर की कौड़ियाँ। तो कौड़ियों के भाव कौन बिकता है, ये याद रखना कि कौड़ियों के भाव कौन बिकता है, लाल सागर बिकता है। तो लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सिपियाँ। ठीक है, भूमध्य सागर आपने याद रखना है कि जो नॉर्दर्न एरिया में इंडिया के जो बारिश होती है वो जो है इसके कारण होती है, भूमध्य सागर के कारण, मेडिटेरियन सी के कारण होती है। तो यह याद रखना है कि वो बारिश के साथ साथ सिपियाँ भी भेजता है, कौन, भूमध्य सागर। इस तरीके की ट्रिक से आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 95, क्या नवपाषाण के समय तक पहिए वाले वाहन का विकास हुआ था? नहीं, नवपाषाण के समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताइए। ओके, 150 साल पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, उसमें इंजीनियरों को हड़प्पा की ईंटें मिली, लेकिन उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद मतलब हड़प्पा आज के समय में पाकिस्तान में है, और इस रेलवे लाइन के 80 वर्ष बाद पुरातत्वविदों ने उनको ढूंढ लिया, उन प्लेसेस को ढूंढ लिया। सबसे पुराने खंडहरों में से एक है। हड़प्पा के शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा के शहरों का निर्माण कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 97 है, हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? हड़प्पा नगर 2 भागों में, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ठीक है, अपने दिमाग में इमेज बनानी है कि हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन हाइट के ऊपर था। छोटू राम छोटा था लेकिन वो हाइट पे था, लेकिन इससे ऊंचाई पर था, जिसे नगर दुर्ग कहते थे। तो छोटू राम कहाँ रहता था? नगर दुर्ग में रहता था। और जो पूर्वी भाग था वो भाग बड़ा था, पूर्वी भाग बड़ा था पर निचले इलाके में था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन नीचे रहता था, जिसे निचला नगर भी कहते थे। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार मैंने भी फेस किया है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि मैंने इमेज नहीं बनाई थी। कॉपी के ऊपर इमेज बनानी है कि पश्चिम वाला जो है वो हाइट पे रहता लेकिन ऊंचाई पे था लेकिन छोटा था, और जो पूर्व की तरफ था वो बड़ा था लेकिन वो नीचे रहता था। क्वेश्चन नंबर 98 है, कुछ नगर दुर्ग की विशेषताएं बताइए। कुछ नगर दुर्ग में खास इमारतें थी, जैसे नगर दुर्ग में क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब जो हाइट पे एरिया था लेकिन छोटा था उसकी क्या विशेषताएं थी। जैसे मोहनजोदड़ो की खास तालाब, जिसे पुरातत्वविद महान स्नानागार कहते हैं, मतलब वहाँ पे एक महान स्नानागार टाइप की चीज़ें पाई जाती है, जो ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। जो स्नानागार बनाए जाते थे वो ईंट और प्लास्टर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, इस समय पानी के रिसाव को रोकने के लिए, मतलब उस टाइम पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर पर किसकी परत चढ़ाई जाती थी? तो पानी के रिसाव को रोकने के लिए उस समय जो है मोहनजोदड़ो में
या जो भी स्नानागार थे उसमें प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। प्लास्टर पर चारकोल की, प्लास्टर तो होता ही था लेकिन उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, अग्निकुंड के साक्ष्य भारत में मिले हैं। तो आग मतलब आग जहाँ पे जलती थी उन कुंडों के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले? ये मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा मतलब अग्नि को जला जला के जो अग्निकुंड होता है वो काला हो गया था, तो कालीबंगा राजस्थान, ऐसे याद रखना ऐसी ट्रिक से। और लोथल, ये आपने खुद याद रखना कि लोथल और गुजरात ये 2 प्लेस थे। और क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल में क्या क्या मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भारत में क्या क्या मिला? यहाँ पे मतलब तीनों जगहों पे जो एक स्पेसिफिक चीज़ मिली है वो क्या मिली है? वो बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ठीक है, बड़े बड़े भंडार गृह हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में भी और लोथल में भी मिले। सो इस तरीके से आज का सेशन कंप्लीट होता है। 101 क्वेश्चन को बनाने में और कंटेंट को इकट्ठा करने में बहुत सारी मेहनत लगी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई कमी रह गई हो, किसी कंटेंट में कोई लाइन छूट गई हो या कुछ गलत वर्डिंग जैसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा लेकिन जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ मिसमैच अगर हो रहा हो तो वो भी बताइएगा। तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड बस मेरी इच्छा यही है कि जो भी पढ़ रहा है वो ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए, क्योंकि मेरे को खुद पता है कि क्योंकि मैं भी 6-7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ तो किस फेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। सो सपोर्ट करिएगा और आपको अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो मैं हर दम आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो कहीं पे भी नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं लेकिन क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर पेज बाई पेज मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए। ठीक है, तो ये सेशन इस तरीके से आते रहेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, आप बड़े जल्दी सक्सेस हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।